हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट कर रहे थे, तो जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जीएस के बनने वाले हैं, उन्हें हम लोग आज कवर करेंगे। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें अवश्य देख लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती? कौन सी फसल ऐसी है जो खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती? तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें जो होती हैं, हम लोग खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों के नाम से भी जानते हैं। जो खरीफ की फसल है आपकी, सितंबर, जुलाई और अगस्त के महीने में बोई जाती हैं और नवंबर और दिसंबर के बीच टाइम में काट ली जाती हैं। तो खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जो आपकी जुलाई और अगस्त के टाइम में बोई जाती हैं और आपकी नवंबर दिसंबर के बीच में काट ली जाती हैं। ठीक है, तो इनमें देख लेते हैं कौन कौन सी फसल आ जाएंगी। जैसे आपका आ जाएगा चावल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चावल आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, रागी आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा और कपास आ जाएगा। तो ये कुछ फसलें हैं जो खरीफ की फसल में आएंगी आपकी। फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी। चावल जैसे हो गए, चावल आ जाएगा आपका, मक्का आ जाएगा, चावल आ जाएगा, मक्का आ जाएगा आपका, बाजरा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बाजरा आ जाएगा। बाजरा के बाद में आ जाएगा आपका कपास आ जाएगा, कपास आ जाएगा और ये मूंगफली आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा। तो ये कुछ खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, हमसे देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल देखिए ज्वार, बाजरा और चावल ये तो खरीफ की फसल है। मक्का और ज्वार ये भी खरीफ की फसल है। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है जौ और सरसों, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है ज्वार और चावल। तो देखिए तीसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है जौ और सरसों, ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है, ये आपकी किसकी फसल है? रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल आपकी नवंबर दिसंबर के टाइम में बोई जाती हैं और अप्रैल मई मार्च अप्रैल के टाइम में काट ली जाती हैं। वो क्या होती हैं? रबी की फसल होती हैं। रबी की फसलों में बात करें तो रबी की फसलों में देखिए कौन आ जाएंगी। गेहूँ आ जाएगा आपका, गेहूँ आ जाएगा आपका, सरसों आ जाएगा, गेहूँ हो जाएगा आपका, गेहूँ, सरसों हो जाएगा आपका, गेहूँ कामा सरसों हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका दलहन आ जाएंगी, आपकी दाल आ जाएंगी, दलहन। फिर आ जाएगा आपका जौ आ जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फसलें हैं जो रबी की फसलें हैं। रबी की फसलों में गेहूँ आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, दलहन आ जाएगा, जौ आ जाएगा। तो ये कुछ रबी की फसलें हैं। ठीक है, जायद की फसलें होती हैं। जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं? जायद की फसलों की अगर हम लोग बात करें तो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो जो फसल बोई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल में आ जाएगा आपका कद्दू आ जाएगा, ककड़ी आ जाएगा, तरबूज आ जाएगा, करेला आ जाएगा। तो ये सब क्या है? जायद की फसलें हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? तो दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए दक्कन के पठार में पहला ऑप्शन दे रखा है जलोढ़ मिट्टी, फिर लिखा हुआ है लाल मिट्टी, फिर लिखा हुआ है पीली मिट्टी, फिर लिखा हुआ है काली मिट्टी। तो दक्कन के पठार में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। काली की मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और इसमें कपास की पैदावार के लिए ये उपयोगी होती है। सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन काली मिट्टी में ही किया जाता है और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार देख लेते हैं। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र हो जाएगी। फिर आ जाएगा आपका कर्नाटक आ जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा कि किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका काली मिट्टी आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस किस केंद्र शासित प्रदेश की है। ए ऑप्शन दे रखा है लक्षद्वीप, बी ऑप्शन दे रखा है पुडुचेरी, सी ऑप्शन दे रखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और डी ऑप्शन दे रखा है आपका चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। इसकी साक्षरता लगभग कितना है, इसकी साक्षरता लगभग 91.85% है। तो लक्षद्वीप की साक्षरता लगभग 91.85% है और लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीपों का ये समूह है। लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है, तो लक्षद्वीप की है, लगभग 91.85% है और लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है कि दक्षिणतम हिमालय को के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिणतम हिमालय को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है शिवालिक, बी ऑप्शन दे रखा है हिमाद्री, सी ऑप्शन दे रखा है हिमांचल और डी ऑप्शन दे रखा है गढ़वाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि दक्षिणतम हिमालय को हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, शिवालिक के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग बाहरी हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम लोग दक्षिणतम हिमालय को हम लोग शिवालिक के रूप में जानते हैं और इसे हम बाहरी हिमालय के रूप में भी जानते हैं। तो बाहरी हिमालय के रूप में हम लोग इसको हम लोग बाहरी हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन दे रखा है 1450 किलोमीटर दे रखा है, फिर बी ऑप्शन दे रखा है 890 किलोमीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 2510 किलोमीटर और डी ऑप्शन दे रखा है 1312 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी की लंबाई कुल कितनी है, 1312 किलोमीटर है। अब देखिए नर्मदा नदी जो है इसे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, नर्मदा नदी आ जाएगी। तो पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की उत्पत्ति की बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये नदी किस तरफ प्रवाहित होती है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, नर्मदा नदी आ जाएगी और ये हमेशा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। किधर प्रवाहित होती हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये क्या नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कहीं पे आप लोग कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं यही एग्जाम में आपके बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप ज़रूर याद करिएगा, कहीं पे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज पट्टी लौह अयस्क और कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में कौन सी खनिज पट्टी है जो लौह अयस्क और कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन दे रखा है हिमालय पट्टी, बी ऑप्शन आपका दे रखा है छोटा नागपुर पट्टी, सी ऑप्शन दे रखा है दक्षिण पट्टी
और डी ऑप्शन दे रखा है उत्तर पश्चिम पट्टी। तो जो आपकी छोटा नागपुर पट्टी है ये लौ ऐश के लिए बहुत ही फेमस है। और छोटा नागपुर का पठार का विस्तार देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड, उड़ीसा, झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ से विस्तार है? झारखंड में आपका विस्तार है, उड़ीसा में है और ये आपका पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तसोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो इसे याद रखिएगा कि तसोमगो झील भारत के किस राज्य में है। ए ऑप्शन दे रखा है नागालैंड, ए ऑप्शन आपका दे रखा है नागालैंड, बी ऑप्शन दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन दे रखा है सिक्किम और डी ऑप्शन दे रखा है मिजोरम। तो ये जो झील है आपकी सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। और सिक्किम में ही कंचनजंगा चोटी पाई जाती है। कौन सी चोटी पाई जाती है? कंचनजंगा। तो आपसे पूछा जाए कि कंचनजंगा चोटी कहाँ पे पाई जाती है, तो कंचनजंगा आपकी सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को पर डोडा बेटा शिखर स्थित है? तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसमें डोडा बेटा स्थित है? ए ऑप्शन दे रखा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ए ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ियाँ दे रखा है, बी ऑप्शन आपका दे रखा है इलायची की पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन दे रखा है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और डी ऑप्शन दे रखा है नल्लामाला की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि डोडा बेटा शिखर कहाँ पे स्थित है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और ये सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा एक बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ए ऑप्शन लिखा है मुर्मुगांव बंदरगाह, बी ऑप्शन दे रखा है कोच्चि बंदरगाह, सी ऑप्शन दे रखा है कामराजार बंदरगाह और डी ऑप्शन दे रखा है नहावा सोवा बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कामराजार बंदरगाह। कौन सा आ जाएगा? पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है? कामराज बंदरगाह स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये। ठीक है, तो पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है? ये आपका कामराजार बंदरगाह स्थित है और ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी बंदरगाह में देखिए उड़ीसा का बंदरगाह भी आपका स्थित है, पारादीप पूछा जाता है। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है और ये पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हमारा कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन दक्षिण पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। भारत में जो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है वो दक्षिण पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय जो वन पाए जाते हैं पर्वतीय वन, ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं और इस प्रकार के वनों को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन दे रखा है हमारा सदाबहार वन, ए ऑप्शन दे रखा है सदाबहार वन, बी ऑप्शन दे रखा है तराई वन, सी ऑप्शन दे रखा है कंटक वन और डी ऑप्शन दे रखा है 16 वन। तो इन्हें हम लोग 16 वन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 16 वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि कितने देश सार्क के सदस्य हैं? तो सार्क में कितने देश शामिल है पूछा जा रहा है। तो सार्क में देखिए ए ऑप्शन दे रखा है 3, बी ऑप्शन दे रखा है 6, सी ऑप्शन दे रखा है 5 और डी ऑप्शन दे रखा है 8। तो सार्क में आपके टोटल 8 देश हैं। सार्क में टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं। और सार्क की आपसे स्थापना पूछा जाए कि कब हुई थी, तो 8 दिसंबर
1985 में हुई थी। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में की गई थी। और सार्क में कितने देश हैं? टोटल 8 देश हैं। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सार्क का सचिवालय कहाँ पे स्थित है, तो सार्क का सचिवालय आपका 16 जनवरी 1987 में 16 जनवरी 1987 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित किया गया? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित किया गया। ठीक है। और सार्क में देश कौन कौन से हैं? तो इसके लिए एक आप ट्रिक याद रखिएगा, MBBS पेन, MBBS और ये आ जाएगा आपका पेन आ जाएगा। MBBS पेन टोटल कितने आ जाएंगे? 8 देश आ जाएंगे। M से हो जाएगा आपका मालदीव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? मालदीव। B से आ जाएगा आपका भूटान। B से क्या आ जाएगा आपका? भूटान आ जाएगा। फिर B से आ जाएगा आपका, दूसरे B से आ जाएगा बांग्लादेश आ जाएगा। और S से आ जाएगा आपका श्रीलंका। P से आ जाएगा आपका पाकिस्तान। और ये A से आ जाएगा अफगानिस्तान। I से आ जाएगा आपका इंडिया। और N से आ जाएगा आपका नेपाल। ये टोटल 8 देश हैं। तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, MBBS पेन। MBBS पेन में M से आ जाएगा आपका मालदीव, इस B से आ जाएगा भूटान, फिर आ जाएगा बांग्लादेश, S से आ जाएगा श्रीलंका, फिर ये आ जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो ये टोटल 8 देश हैं। ठीक है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। लेकिन अगर पूछा जाए सचिवालय कहाँ पे स्थित है, तो 16 जनवरी 1987 में काठमांडू में इसका सचिवालय स्थापित किया गया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, देखिए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन दे रखा है आपको, डगलस एंजेलबर्ट दे रखा है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका दे रखा है, देखिए, बिल गेट्स दे रखा है। और सी ऑप्शन दे रखा है इवान सदरलैंड। और डी ऑप्शन दे रखा है एलन ट्यूरिंग। तो कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किया था वो डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने किया था माउस का आविष्कार। ठीक है। माउस एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है ये? पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन दे रखा है बैंगलोर, बी ऑप्शन दे रखा है पटना, सी ऑप्शन दे रखा है दिल्ली और डी ऑप्शन दे रखा है चेन्नई। तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय जो स्थित है वो आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम, ए ऑप्शन दे रखा है इंदिरा गांधी नहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? इंदिरा गांधी नहर ही आ जाएगा। तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है आपकी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप से लिखा हुआ है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर, ए ऑप्शन दे रखा है आपका गुजरात, बी ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु और डी ऑप्शन दे रखा है आपका हरियाणा। तो अक्षरधाम मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है? अक्षरधाम मंदिर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है आपका? ए ऑप्शन दे रखा है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन दे रखा है हिंद महासागर, फिर उसके बाद में सी ऑप्शन दे रखा है अटलांटिक महासागर और डी ऑप्शन दे रखा है आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आया आपका प्रशांत महासागर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रशांत महासागर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान जो है किस खेल की टीम है? ए ऑप्शन दे रखा है फुटबॉल, बी ऑप्शन दे रखा है हॉकी, सी ऑप्शन दे रखा है क्रिकेट और डी ऑप्शन दे रखा है बास्केटबॉल। ठीक है। तो मोहन जो बागान है ये किस खेल की टीम है? तो ये फुटबॉल की टीम है। किसकी टीम है?
फुटबॉल की टीम है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है हमारा कि कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ए ऑप्शन दे रखा है चिली, फिर बी ऑप्शन दे रखा है आपका देखिए बी ऑप्शन दे रखा है सऊदी अरब, सी ऑप्शन दे रखा है भारत, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका देखिए लिखा हुआ था कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ए ऑप्शन दे रखा है आपका चिली, बी ऑप्शन दे रखा है सऊदी अरब, तीसरा ऑप्शन दे रखा है भारत, और चौथा ऑप्शन दे रखा है दक्षिण अफ्रीका। तो कालाहारी मरुस्थल आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो शक्ति का मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो शक्ति का मात्रक कितना आ जाएगा आपका, वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शक्ति का मात्रक आ जाएगा, वाट आ जाएगा। देखिए दूसरा ऑप्शन दे रखा है जूल, तो जूल किसका मात्रक आ जाएगा, ये आपका कार्य का मात्रक आ जाएगा। एम्पियर दे रखा है तीसरे ऑप्शन में, तो एम्पियर आ जाएगा आपका विद्युत धारा का मात्रक आ जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या आ जाएगा आपका, एम्पियर आ जाएगा, और कार्य का मात्रक क्या आ जाएगा आपका, जूल आ जाएगा। और चौथे ऑप्शन में दे रखा है वोल्ट, तो वोल्ट आपका आ जाएगा विभवांतर का मात्रक आ जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या आ जाएगा आपका, वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसे भी हम लोग आप लोग कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हमारे शरीर में लिगामेंट से जोड़ते हैं। लिगामेंट से क्या जुड़ता है। तो लिगामेंट जो होता है आपका हड्डी से हड्डी का जोड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। लिखा हुआ है मांसपेशी से मांसपेशी का जोड़ कहलाता है, कि या मांसपेशी से हड्डी का जोड़, या मांसपेशी से त्वचा का जोड़, या हड्डी से हड्डी का जोड़। तो जो लिगामेंट होता है वो हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, हमारा लिगामेंट कहलाता है। तो जो हमारे शरीर में लिगामेंट होते हैं वो हड्डी से हड्डी का जोड़ कहलाता है। अगर पूछा जाए कि आपसे हड्डी से मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है, हड्डी से आपका मांसपेशी से जोड़ क्या कहलाता है, मांसपेशी। हड्डी का मांसपेशी से जोड़ आपका टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंडन। तो हड्डी से मांसपेशी का जोड़ टेंडन कहलाता है, लेकिन हड्डी से हड्डी का जोड़ आपका लिगामेंट कहलाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपका पल पल का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी से पहुंचता रहे। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।